हैं आप सब लोग। सुबह का 10 बज चुका है, क्लास पूरी तरह लाइव हो गई है। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी अपन ने अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो चैप्टर शुरू किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये टॉपिक जो है अभी शुरू हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पता है कि अपने देश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में इस टॉपिक का एक अहम रोल होता है। इस बार भी जितनी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या वनडे एग्जाम्स हो, इनमें से दो एक प्रश्न हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं। इसका वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर से कुछ संगठन कंप्लीट किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अगर नहीं देखे हैं तो कैपिटल कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जो पुराने प्लेलिस्ट में जो वीडियो डले हुए हैं उसमें से आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है इनमें से एक बार देख लीजिए। हमने इसमें से आईएमएफ के बारे में पढ़ा है अभी तक, वर्ल्ड बैंक ये पढ़ लिया है, आईएफसी, आईडीए, यूएनओ, इतने चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर के कुछ और नायाब जो संगठन हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। FAO इसको बोलते हैं कृषि एवं खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कृषि और खाद्य के लिए ये संस्था कार्य करती होगी। सभी बच्चों को ये प्रॉपर आवाज आ रही है? तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि FAO की स्थापना क्यों करनी पड़ी। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इससे संबंधित प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे आते हैं। अगर ये आपको पता होगा तो फिर आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, हमें क्वेश्चन का प्रकृति किस तरह का हो सकता है या लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन की प्रकृति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, हमें उसी तरह पढ़ना है। समझ रहे हैं? पढ़ना तो है बट विवेकपूर्ण तरीके से पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं। शिक्षित होना एक अलग बात होती है और विवेकपूर्ण शिक्षित होना अलग बात होती है। आपने देखे बहुत सारे लोग शिक्षित हैं बट उनमें निर्णय क्षमता नहीं है या प्रश्न को हल नहीं कर पाते। तो शिक्षा तो है बट विवेकपूर्ण शिक्षा नहीं है। विवेकपूर्ण शिक्षा का मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप डिसीजन मेकिंग कर सके, उचित और अनुचित का अनुभव कर सकें। तो फिर वो शिक्षा कैसी होगी? विवेकपूर्ण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ये स्थापना क्यों हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा कि विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि कितने सारे लोग युद्ध में मर गए और जो बचे उनके लिए खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। आप देखें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत जब आजाद हुआ तो भारत में भी खाद्य प्रॉब्लम कितनी अधिक थी।
जब हम आजाद हुए तो हमारे पास भोजन नहीं था, तो भारत ने विदेशों से खाद्यान्न आयात किया था। तो आपको पता होगा अमेरिका ने भारत को वो गेहूं निर्यात किया था जिसे वहां सुअर खाते थे। तो ये समस्या पूरी दुनिया में थी। तो इसी समस्या को हल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने एक संगठन बनाने का प्रयास किया, जिसे आज हम FAO के नाम से जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? आपको ध्यान होगा ब्रेटन वुड जब मीटिंग हुआ था 1944 में, उसमें ये प्लान किया गया था कि खाद्यान्न समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था होनी चाहिए। तो वहीं से इसका आरंभ होता है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके लिए क्या हुआ कि क्यूबेक एक शहर है कनाडा का, वहां पर इसका आरंभ हुआ और पहले भी मुख्यालय इसका क्यूबेक कनाडा में ही था। बाद में 1951 में इसका मुख्यालय रोम इटली ट्रांसफर किया गया। अभी रोम इटली में इसका हेड ऑफिस है। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो विश्व युद्ध के बाद खाद्य और कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए, ठीक है ना बच्चों, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भोजन की समस्या थी, जो कुपोषण की समस्या थी, उसको हल करने के लिए इसका प्रयास किया गया। ओके, तो पर्पज क्या हुआ? खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना। आज भी ये संस्था दुनिया के तमाम देशों में कुपोषण, भुखमरी, गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, जैसे फंडिंग की कमी, सदस्य देशों का सहयोग न होना, इसलिए सफल नहीं हो पा रही है। अपनी संस्था ने कहा था रोम घोषणा पत्र में कि 2015 तक दुनिया की आधी आबादी को हम भुखमरी से मुक्त कर देंगे। प्रयास जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हुई कि किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना का प्रयास हुआ। अब हम सीधी बात करते हैं कि स्थापना कब हुई। तो स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। एक सिंपल सा प्रश्न कि FAO की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 16 अक्टूबर 1945 को कि इसकी स्थापना हुई। क्लियर है बेटा? तो स्थापना कहां हुई? उसका नाम था क्यूबेक, और क्यूबेक जो सिटी है वो कनाडा में है। तो कनाडा में इसकी स्थापना हुई। और भारत जो इसका, ध्यान रखना, भारत इसका प्राथमिक सदस्य है। ये कई बार प्रश्न आता है कि भारत मेंबर कब बना, तो आप बताएंगे कि भारत इसका प्राथमिक सदस्य है, मतलब 16 अक्टूबर 1945 को ही भारत इसका सदस्य बन गया। उस समय हम आजाद नहीं थे। और एक बहुत अच्छा प्रश्न कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, तो FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में ही हमने शुरू किया वर्ल्ड फूड डे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे क्योंकि इसी दिन FAO की स्थापना हुई थी। तो अभी हमने केवल ये जाना कि FAO की स्थापना क्यों हुई, क्लियर है। और ब्रेटन वुड्स मीटिंग जो 1944 में हुआ था, वहां दुनिया के तमाम देशों ने
इस तरह की संस्था की स्थापना का प्रयास किया। ब्रेटन वुड्स मीटिंग के तहत ही आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ स्थापित हुए थे। और एफएओ भी 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ। क्यूबेक सिटी का नाम याद रखें, क्यूबेक, और कहां पड़ता है, कनाडा में। और 1951 तक इसका जो हेड ऑफिस था वो क्यूबेक में ही रहा, क्यूबेक में ही रहा। और 1951 के बाद इसका जो मुख्यालय था वो कहां पहुंचा दिया, रोम। और आपको पता होगा बच्चों कि रोम वर्तमान में इटली की कैपिटल है। इतनी सी बात आपकी समझ में आई है बच्चों कि अभी स्थापना क्यों हुई, स्थापना कब हुई, स्थापना किस स्थान पर हुई, स्थापना की डेट क्या थी, मुख्यालय पहले कहां था और मुख्यालय अभी कहां है, इतनी सी बात हम आपके साथ किए। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि इसके सदस्य देश कितने हैं। एफएओ के सदस्य कितने देश हैं, सदस्य देश कितने हैं, तो आप बताएंगे 194 प्लस एक यूरोपीय यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ एक यूनियन भी है और 194 देश हैं। और दो देशों को सहयोगी देश का दर्जा भी मिला है, दो देशों को सहयोगी देश के रूप में शामिल किया गया है। तो कुल मेंबर कितने हैं, 194 हैं। और प्लस यूरोपीय यूनियन, यूरोप महादेश के या यूरोप महाद्वीप का जो देशों का संगठन है, जिसमें कभी 28 देश होते थे, आज 27 बचे हुए हैं। ब्रिटेन उससे अलग हो गया है ब्रेग्जिट के द्वारा। तो एक तो यूनियन हो गया और 194 इसके सदस्य देश हैं। क्या इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई है? चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका जो प्रमुख है, महानिदेशक, इसका जो प्रमुख होता है उसको हम महानिदेशक के नाम से जानते हैं और वो है अभी क्यू डोंग यू। अभी वर्तमान में क्यू डोंग यू इसके महानिदेशक हैं। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है तो जल्दी से बेटा बताइए। अब हम बात करें कि इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। एफएओ के स्थापना के उद्देश्य क्या है, तो मैं बात करता हूं कि इसके निम्न उद्देश्य हैं। इसके जो फंक्शन है वो ये है। पहला, सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, इसके साथ में भी ऐसा खाद्य सुरक्षा जो मानव शरीर को हानि नहीं पहुंचाता, इसके भी नॉर्म्स एफएओ बनाता है। जैसे आपने देखा कि कोई भी प्रोडक्ट जो फूड खाने के लिए होता है उसमें कितना चीनी होना चाहिए या उसमें क्या क्या जो मिलाया जाता है उसकी क्या क्या सीमा होना चाहिए, इसका भी निर्धारण करता है कौन, एफएओ। नहीं, आजकल खाने में बहुत सारी चीजें केमिकल्स मात्रा में अधिक मिला देते हैं तो मानव शरीर को हानि पहुंचाता है, तो इस प्रकार के नॉर्म्स भी बनाता है कौन, एफएओ। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है बच्चों? आगे चलते हैं। इसके अलावा ग्रामीण
गरीबी को समाप्त करना, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का स्तर है उसको समाप्त करना भी इसका एक कार्य है, इसका एक उद्देश्य है। इसके अलावा भूख और कुपोषण को समाप्त करना। क्या बच्चों, पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे और कोई कुपोषित ना रहे, ये भी कार्य यही करता है। कौन? FAO। इसके अलावा कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का विकास करना, भी FAO का उद्देश्य है। क्या इतनी सी बेटा बात समझ में आ गई है? एक प्रश्न और कि FAO ने कहा कि जो अगला कार्य है कि 2004 से सभी को भोजन का अधिकार, ये बहुत बड़ा कार्य था FAO का। 2004 में FAO ने कहा, सभी सदस्य देशों से ये रिक्वेस्ट किया कि सभी सरकारें अपने अपने देश में सभी लोगों को भोजन का अधिकार दें। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में भी इसको जोड़ने की बात कही गई है। राइट टू फूड, भोजन प्राप्त करना लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये रोम घोषणा पत्र में या FAO ने इस बात की चर्चा की। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चों? एक बार फिर देख लीजिए। हमने कहा कि FAO का क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि एवं खाद्य संगठन, और ये UNO की एक एजेंसी है। क्या है बेटा? UNO की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना की जो परिस्थितियां थी वर्ल्ड वार के बाद, विश्व युद्ध के बाद, जो भुखमरी की समस्या थी उसको हल करने के लिए इसका आरंभ हुआ। और इसकी जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। कहां? क्यूबेक सिटी कनाडा में। इसका मुख्यालय भी प्रारंभ में वहीं था और भारत भी इसी तारीख को FAO का मेंबर बना और इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 1951 में इसका मुख्यालय जो है क्यूबेक से रोम इटली आ गया था। और इसके बाद हमने देखा कि इसके कुल कितने मेंबर हैं? 194 मेंबर हैं और एक यूरोपीय यूनियन संघ है इसका, और 2 सहयोगी देश हैं, वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन, जो UNO में सहयोगी देश है। और इसके जो महानिदेशक है अभी क्यू डोंग यू है। अब इसके उद्देश्य या कार्य क्या है? तो सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को समाप्त करना, भूख और कुपोषण को समाप्त करना, कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का विकास करना। और 2004 में इस संस्था ने यह भी उद्देश्य रखा कि सभी को भोजन का अधिकार होना चाहिए। एक प्रश्न और कभी कभी पूछा गया है, मैं यहां लिख रहा हूं कि रोम घोषणा पत्र का संबंध कैसे है? तो आप बताएंगे FAO। इसी ने रोम घोषणा पत्र की रोम जो मीटिंग हुआ उसमें अपना घोषणा पत्र जारी किया था, इसलिए इसको रोम घोषणा पत्र कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा 2-3 कार्य और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न आता है कि
खाद्य सुरक्षा पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो एक प्रश्न और ले लेते हैं। एफएओ रिपोर्ट जारी करता है बेटा काय पर? खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। एक प्रश्न तो ये हुआ कि भैया इस पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप बता देंगे एफए करता है। और दूसरा, वनों के संबंध में एफएओ रिपोर्ट जारी करता है। तो क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष वनों के संबंध में और खाद्य सुरक्षा के संबंध में एफएओ अपनी रिपोर्ट जारी करता है। अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ गई है तो जल्दी से आप कमेंट करके बच्चों बताएं, जिससे फिर हम अगला टॉपिक शुरू करें। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप। अगर आपके समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्यों स्थापना हुई और ऐसी क्या परिस्थितियां थी किसकी स्थापना करनी पड़ी, स्थापना कब हुई, पहले हेड ऑफिस कहां था, अभी हेड ऑफिस कहां है, और इसके फंक्शंस क्या हैं, कितने मेंबर हैं। आई होप आपको ये टॉपिक याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है WTO। इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया WTO की स्थापना की क्या जरूरत पड़ी थी। तो आपने इसमें देखा वर्ड ट्रेड। क्या देखा बेटा? ट्रेड या बोलते हैं व्यापार। आप मानव सभ्यता के पीछे जाएं या हम ऐसा कहें कि जब मानव ने समूह में रहना शुरू किया तब से इस वर्ड का यूज होना भी शुरू हुआ। लेकिन तब व्यापार की बहुत सारे नियम नहीं थे। अगर आपने इतिहास पढ़ा है या कभी सुना है तो देखा होगा, पहले अपने देश में या दुनिया में एक प्रणाली थी जिसे बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली या वाटर सिस्टम। वस्तुओं को हम चेंज कर लेते थे, अदल बदल लेते थे, ये प्रणाली थी, वस्तुओं को बदलने की प्रणाली। लेकिन फिर और देशों का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो मुद्रा का आरंभ हुआ। और मुद्रा का आरंभ हुआ तो सारे कार्य मुद्रा के रूप में होने लगे। आज सभी व्यापार मुद्रा पर डिपेंड होता है। मुद्रा से हम खरीदते हैं, मुद्रा में ही हम बेचते हैं। तो ये शुरुआत हुई। और फिर जब वर्ल्ड वार शुरू हुए, आर्थिक मंदी आई, तो लोगों का ये या देशों का ये सोचना था कि हम निर्यात तो करें बट आयात ना करें। तो इसकी स्थापना का जो रहस्य छुपा हुआ है वो दुनिया की महान मंदी। और आपने सुना हो कि सेकंड वर्ल्ड वार के पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो 1929 की मंदी आई थी, ध्यान रखना बेटा। एक प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मंदी कब आई थी? विश्व की सबसे बड़ी
आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। काला मंगलवार, ब्लैक ट्यूसडे। अमेरिका पूरी तरह बर्बाद हो गया था और इस मंदी के बहुत सारे अप्रत्याशित परिणाम हुए। हमने पढ़ा कि हिटलर इसी आर्थिक मंदी का दत्तक पुत्र था। तो इसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी से, क्योंकि तमाम देशों ने अपने देश में आयात माल पर ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिससे उनके देश में प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए। अब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, इस पे हम 100 रुपए ड्यूटी लगा दे तो ये वस्तु 200 रुपए की हो जाएगी, यानी कि उस देश में वस्तु कोई खरीदेगा ही नहीं। तो खरीदने के लिए एक नियम होता है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमी में एक मांग का नियम है। मांग का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। और बाजार में आज तो सब कुछ इसी पर डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो हम प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा चीनी महंगी हो जाती है, चीनी कम खरीदते हैं, कहते हैं डायबिटीज हो जाएगी। और जब आपके यहाँ आते हैं तो कहते हैं 2 चम्मच चीनी और डाल दो। टमाटर महंगा हो जाता है तो हम टमाटर नहीं खरीदते, कहते स्टोन हो जाता है। प्याज महंगी हो जाती है तो हम प्याज नहीं खरीदते, कारण इसमें से स्मेल आती है, तामसी भोजन है। और जब प्याज सस्ता हो जाता है तो चटनी भी प्याज की, सब्जी भी प्याज की, दरवाजे पर भी प्याज, जेब में भी प्याज, लू नहीं लगेगा। तो सिंपल सा नियम है डिमांड एंड सप्लाई का। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से वस्तुएं निर्यात ही नहीं हो रही किसी देश में। तो अब इस व्यापार को कोई नियमन करने की संस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नियमन करने के लिए कोई एक संस्था होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो उसी लिए WTO अस्तित्व में आया। इसका भी बीज ब्रेटन वुड्स मीटिंग में था जो 1944 में हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई। उस समय भी ये हुआ। तो उसी के दरमियान 1947 में एक संस्था स्थापना हुई, गेट। इसको बोलते हैं गेट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। लेकिन ये एग्रीमेंट था, समझौता। उस समय के देशों के बीच में एक समझौता था कि हम व्यापार को कैसे विनियमित करें, कैसे नियमित करें। तो ये जो गेट था वो वस्तुओं को नियमित करने के या वस्तुओं के व्यापार को नियमित करने के लिए एक समझौता हुआ था 1947 में। अब भारत भी इसका सदस्य बना। भारत भी इसका सदस्य था, यानी कि भारत भी गेट का प्राइमरी मेंबर था। यही संस्था, अभी हम बताएंगे आपको कि यही गेट जो है WTO में कन्वर्ट होगा 1 जनवरी 1995 को। तब तक थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, यहां से हमें वहां तक पहुंचना। एक सिस्टमेटिक सुनेंगे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे और हमेशा के लिए आपको WTO याद हो जाएगा। तो ये हो गया, गेट की स्थापना हो गई। कब? 1947 में। और इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। बेटा क्या नाम है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, यानी कि प्रशुल्क दरों पर समझौता था ये, जो 1947 में हुआ। WTO इसका उत्तराधिकारी होगा। अब इस गेट की कई दौर की वार्ता हुई। इस गेट की कई दौर की वार्ता हुई, यानी कि 1986 से शुरू हुआ 1994 तक 8 राउंड हुए। कितने बेटा हुए इसके राउंड? 8 दौर की वार्ता हुई। अगर आपने सुना हो उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड इसका अंतिम राउंड था।
तो ये भी प्रश्न आता कई बार पूछा गया है कि उरुग्वे राउंड का संबंध कैसे था, तो गेट से था। उरुग्वे राउंड का जो संबंध था वो कैसे था बेटा, गेट से था। और फिर लास्ट में 15 अप्रैल 1994, 15 अप्रैल 1994 को मराकेश घोषणा पत्र जारी हुआ। बेटा कब, 15 अप्रैल 1994 को मराकेश घोषणा पत्र या मराकेश समझौता, और मराकेश कहां पड़ता है बेटा, मोरक्को में। मोरक्को एक देश का नाम है, राजधानी इसकी रवात है, अफ्रीकी देश है मोरक्को, और यहीं पर एक शहर है मराकेश। तो मराकेश में समझौता हुआ 15 अप्रैल 1994, और इसके बाद, इसी समझौते के बाद 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। तो क्या इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई? पहली बात तो कि WTO ने किसको रिप्लेस किया, गेट को। गेट की स्थापना कब हुई, 1947 में। भारत का प्राइमरी मेंबर था गेट का, बाद में WTO कोई भारत प्राइमरी मेंबर है। और इसके लिए क्या हुआ, उरुग्वे राउंड हुए। उरुग्वे राउंड जो है 8 हुए थे कुल, और लास्ट उरुग्वे में हुआ। कब से कब तक, 1986 से 94 तक। और अंतिम राउंड में मराकेश समझौता हुआ। मराकेश जो है मोरक्को में पड़ता है, और समझौते का टाइम था 15 अप्रैल 1994। और इसी समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। तो एक लंबा चक्कर चला और WTO अस्तित्व में आ गया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? कुल राउंड कितने हुए, उरुग्वे राउंड क्या है और गेट क्या है, क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अपन आगे चले तो ध्यान रखें बेटा कि WTO यूएनओ की एजेंसी नहीं है। बेटा ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, तो ध्यान रखना, एजेंसी नहीं है। WTO यूएनओ की एजेंसी नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बेटा क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार को विनियमित करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के बीच या देशों के मध्य व्यापार के नियमों को, व्यापार को या व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे चले बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है? चलिए अब देखिए, गेट और WTO में क्या डिफरेंस था कि WTO गेट की जगह पर आ गया? तो ध्यान रखना, गेट एक समझौता था, एग्रीमेंट। बेटा क्या था, एक समझौता था। क्या था बेटा, एक समझौता था। और ये क्या है, एक संस्था है जो
व्यापार को नियंत्रित करती है। ओके, वो एक समझौता था और ये बेटा क्या था, जो व्यापार को नियंत्रित करता है। गेट वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, यानी कि जो गेट था वो केवल वस्तुओं के व्यापार की बात करता था, जबकि डब्ल्यूटीओ जबकि जो है डब्ल्यूटीओ जबकि डब्ल्यूटीओ वस्तुओं के व्यापार के साथ सेवाएं, ध्यान रखना, किसी देश के नागरिक होने के नाते या नागरिक होने के नाते जो आपको सेवाएं मिलती हैं, सेवाएं अदृश्य होती हैं, वस्तुएं दृश्य होती हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको सेवा दे रहे हैं, ये दृश्य नहीं होती। तो वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी कंट्रोल करता है और सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा को भी विनियमित करता है। तो अब आपके समझ में आ रही होगी कि गेट की जगह पर डब्ल्यूटीओ लाने का पर्पज क्या था। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको अगर आप मन से सुन रहे होंगे तो। हालांकि आपकी उम्र में मन नहीं लगता पढ़ाई में, फिर भी प्रयास करें तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको दोबारा डब्ल्यूटीओ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो गेट एक समझौता था, जबकि एक संस्था है जो व्यापार को नियंत्रित करती है। ये केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधित एक समझौता है। क्या है? समझौता। और समझौता तो बेटा कोई भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ वस्तुओं के साथ साथ, वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाएं और बौद्धिक संपदा को भी विनियमित करता है। ओके, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई आविष्कार करते हैं, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, कोई इसको दूसरा यूज नहीं करेगा, कॉपीराइट। तो इस तरह की चीजें भी डब्ल्यूटीओ नियंत्रित करता है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? सबके समझ में आ गई है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें कि डब्ल्यूटीओ के कितने देश सदस्य हैं। तो ध्यान रखें, अभी इसके 164 सदस्य देश हैं और लास्ट देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका अंतिम सदस्य देश है। तो डब्ल्यूटीओ के कुल मेंबर कितने हैं? 164 है और 164th कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब इसके एक बार कार्य और देख लेते हैं और इसका मुख्यालय और देख लेते हैं। तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और जिनेवा एक सिटी है स्विट्जरलैंड का। कहां पड़ता है बेटा? स्विट्जरलैंड की शहर है जिनेवा। ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है जिनेवा, राजधानी बर्न है स्विट्जरलैंड का। ओके, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो उन देशों में से एक देश है स्विट्जरलैंड, जहां स्विस बैंक भी है, जहां से आपके 15 लाख रुपए आने वाले हैं। याद है ना, मोदी ने कहा था कि ब्लैक मनी का 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, वो यहीं से आने वाले थे। स्विस बैंक यहीं पर है। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करें कि डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या है।
तो इसकी हम बात और कर लेते हैं कि कार्य क्या है। तो पहला कार्य है व्यापार को निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाना। ओके, अब एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के देशों के मध्य व्यापार को कंट्रोल करती है। अब कोई भी देश जबरदस्ती से कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ा सकता, आयात कर ज्यादा नहीं लगा सकता, नहीं तो हम WTO में इसकी शिकायत कर सकते। तो पहला कार्य क्या है बेटा? व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चलाना। दूसरा, दो देशों के बीच या जो व्यापारिक विवाद होते हैं, व्यापारिक विवादों को हल करना, यानी कि देशों के बीच जो व्यापारिक विवाद होते हैं उनको हल करना। तीसरा, व्यापारिक जो नीतियां हैं, व्यापारिक नीतियों की निगरानी करना। अगर आप अभी तक आपने भी WTO पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? स्थापना कब हुई, हेड ऑफिस कहाँ है और कितने सदस्य देश हैं, हो गया WTO। क्या इतने से WTO होता है? आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी प्री एग्जाम में भी काम आएगा, ये मुख्य परीक्षा में भी आप इस पर लिख सकते हैं। तो कुछ ट्रेंड डेवलप करिए मानव होने के नाते, कम खाएं अच्छा खाएं, कम पढ़ें अच्छा पढ़ें, है ना। तो चलिए, व्यापारिक नीतियों की निगरानी करना। और अगला कार्य है सदस्य देशों को या जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों को या सदस्य देशों को तकनीकी सहायता करना। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता करना। और एक काम और कि सदस्य देशों के बीच वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके अलावा आपने अगर सुना हो ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, दोहा घोषणा पत्र, बाली घोषणा पत्र, मराकेश घोषणा पत्र, उरुग्वे राउंड, ये सब का संबंध WTO से ही है। इसके अलावा बहुत सारे कृषि संबंधित बहुत सारे जो कानून है वो विनियमित करता है। आपने सुना होगा BT कॉटन, BT बैगन, इस तरह के जो इवेंट आते हैं वो भी WTO विनियमित करता है। तो ये आपका कंप्लीट लोडेड WTO था, गेट से WTO की यात्रा और 164 मेंबर बनने की यात्रा। आई होप आपको WTO समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं आपको हम WTO। देखो बेटा, WTO पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था? 1 जनवरी 1995। इसने किसको रिप्लेस किया? यानी कि गेट को, यानी गेट का उत्तराधिकारी कौन था? WTO। गेट कब बना पूछेगा तो 1947 में। गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। ये एक समझौता था तमाम देशों के बीच में जो व्यापार को नियमित करने का प्रयास कर रहा था, बट एग्रीमेंट था, एक मंच संस्था नहीं थी। तो इसके फिर लगातार 86 से 94 तक 8 राउंड की वार्ता हुई और अंतिम राउंड की वार्ता थी जिसे बोलते हैं उरुग्वे राउंड। और इस दौर की वार्ता में मोरक्को के मराकेश में एक समझौता हुआ 15 अप्रैल 1994 को।
और इसमें डिसाइड हो गया कि WTO स्थापित होगा और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना कर दी गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में बनाया गया था। भारत दोनों का प्राइमरी मेंबर था, गेट का भी और WTO का भी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार को विनियमित करता है, लेकिन ध्यान रखना ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है। अभी किसी परीक्षा में आया था कि इनमें से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ की एजेंसी नहीं है, तो आप बताएंगे कि WTO यूएनओ की एजेंसी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संस्था तो है, बट यूएनओ, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, FAO यूएनओ की एजेंसी है, बट ये नहीं। और गेट जब स्थापित था तो WTO की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने बताया कि WTO समझौता था, ये व्यापार को नियंत्रित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। दूसरा, ये वस्तुओं को व्यापार संबंधित था, जबकि ये वस्तुओं के साथ साथ सेवा, बौद्धिक संपदा को भी नियंत्रित करता है। जैसे आप कोई डिजाइन करते हैं, उसका कॉपीराइट करा सकते हैं, कोई आविष्कार कर सकते हैं तो उसका आप कॉपीराइट करा सकते हैं, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर हमने पढ़ा इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, तो व्यापार को निष्पक्ष और स्वरूप से चलाना, व्यापारिक विवादों को हल करना, व्यापारिक नीतियों की निगरानी करना, सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के लिए मंच प्रदान करना, ये इसके फंक्शन है। और मुख्यालय इसका जिनेवा में है और मेंबर हो गए हैं 164। तो आज हमने 2 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ये कक्षा आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताएं। कल हम फिर कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर आएंगे, जिनमें हम स्थापना से लेकर आज तक का करंट डेटा भी देंगे। तो कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय पर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में, या जिनको इस तरह की क्लास की जरूरत है वहां तक अवश्य पहुंचाएं।